Good evening, students. Today I am going to teach you the remaining topics of class 9 political science, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी क्या था, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज हम देखेंगे 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे हम 2 तरह की रियल लाइफ स्टोरीज़ को हमने पढ़ा। पहला तो हम लोग चीले के बारे में पढ़ा, फिर दूसरा पोलैंड के बारे में। चिले में जो एलेंडे के सरकार थे उसको रिप्लेस कर दिया किसने, तो मिलिट्री गवर्नमेंट ने, क्योंकि एलेंडे को रिजाइन करने के लिए फोर्स कर रहे थे। पिछले हम लोगों ने टॉप लेक्चर में देखा कि एलेंडे को फोर्स किया जा रहा था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया रिजाइन करने से, तो उनके घर पे बमबारी करके उन्हें मार दिया गया। और इसके बाद मिलिट्री की सरकार हो गई थी चिले में। और फिर दूसरा पोलैंड में देखे थे। पोलैंड में क्या था, पिनोशेट की सरकार थी। पोलैंड में क्या था, पहले तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, केवल एक ही पार्टी का सरकार था। वो उस पार्टी का क्या नाम था, यह है यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ठीक है, यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। और फिर बाद में ये एक तरह से डिक्टेटरशिप था पोलैंड में। ठीक है, डिक्टेटरशिप मतलब कि जहाँ पे किसी दूसरे आदमी को बोलने का अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का अधिकार नहीं होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है, जहाँ पे लोगों द्वारा रूलर्स को इलेक्ट नहीं किया जाता है। ओके, तो वहाँ पे भी पोलैंड में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा करके वेलेशा के नेतृत्व में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आया, जो कि और वेलेशा को किसके द्वारा, पोलैंड के सभी लोगों ने मिल करके उसे इलेक्ट किया था, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। ठीक है, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना वेलेशा के नेतृत्व में पोलैंड में। अब इन दोनों नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेगा। वही डिफरेंसेस हम लोगों ने बता दिया क्या क्या डिफरेंस था। लेकिन दोनों में एक चीज़ ये कॉमन था चिले और पोलैंड में कि कुड नॉट, पहले जब एलेंडे की सरकार हटाने के बाद जब मिलिट्री की सरकार आई चिले में, और फिर जब पोलैंड में पहले से यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का सरकार था, तो वहाँ पे पीपुल नहीं चूज़ करते थे रूलर्स को। ठीक है, और कोई रियल फ्रीडम नहीं था। रियल फ्रीडम मतलब कि किसी को भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, जिसे मैंने पहले कहा है कि एसोसिएशन फॉर्म करने का या प्रोटेस्ट करने का, पॉलिटिकल एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं होता था। तीनों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को ऊपर हम लोग एलेंडेज चिले, वेलेशास पोलैंड एंड बैचलेट चील। हाँ, और हम लोगों ने ये भी देखा जब चिले में पिनोशेट की सरकार बनी थी, एलेंडे की सरकार को हटा करके पिनोशेट की सरकार बनी थी ना, तो पिनोशेट की गवर्नमेंट को भी हटाया गया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2006 में, जहाँ पे कि मिशेल बैचलेट कॉन्टेस्ट की थी और जीती थी, प्रेसिडेंट बनी थी। और तब जा कर के चिले में क्या आया था, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गया था। आर डिफरेंट इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स Elendes, Chiles, Velesas, Poles, and Bachelet's Chile are different in their approach towards social and economic matters. एंड ये भी था कि एलेंडे के समय में जो चिले था और जो वेल्सा और जो बैचेलेट थे चिले के, इन तीनों का सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स काफ़ी डिफरेंट था। जहाँ की जब एलेंडे का चील पर रूल चलता था, तो वो गवर्नमेंट को वो चाहती थी कि गवर्नमेंट सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को और इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखे चील में। और जब वेलेसा का सरकार था इन पोलैंड, तो वो चाहता था कि गवर्नमेंट ज़रा सा भी इंटरफेयर नहीं करे मार्केट में, मतलब कि पोलैंड के मार्केट में ज़रा सा इंटरफेयर नहीं करे। Belcher stands somewhere in the middle on this issue, yet these three governments share some basic features. Power was exercised by government elected by the people, not by the army. या लेकिन इन तीनों गवर्नमेंट में कुछ बेसिक फीचर्स ये भी है कि अब पावर्स कौन एक्सरसाइज करता है, गवर्नमेंट, जिसे लोगों द्वारा चुना जाता था। एलेंडेस के टाइम में, चिले में एलेंडे के टाइम में, बैचेलेट के टाइम में सरकार तो लोगों द्वारा ही चुना गया था, तो वो वही पावर एक्सरसाइज करती थी, आर्मी नहीं था। और नॉट बाय द आर्मी, अनइलेक्टेड लीडर्स, और किसी आर्मी या अनइलेक्टेड लीडर से एक्सटर्नल पावर द्वारा सरकार को नहीं चलाया जाता था, पावर एक्सरसाइज नहीं किया जाता था। ओके, अब वही बैचेलेट के चिले में कब, जब बैचेलेट और एलेंडे का शासन था, और पोलैंड में कब, जब वेल्सा का शासन था, तब लोगों द्वारा सरकार चुना जाता था, आर्मी अनइलेक्टेड लीडर्स द्वारा पावर एक्सरसाइज नहीं किया जाता था। तभी लोगों को
बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स भी होता था। ओके, और जो हमने ये दोनों स्टोरीज़ देखा चिले और पोलैंड के बारे में, इससे हम एक चीज़ पता लगा सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे लोगों द्वारा रूलर्स इलेक्ट किया जाता है। किसी भी कंट्री का वो लोगों द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है, और लोगों में से ही कोई एक कैंडिडेट बनता है रूलर्स का, और बहुत सारे कैंडिडेट्स होता है उस रूलर का। उस रूलर में से किसी एक को लोग इलेक्ट करते थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स। वो सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स होता है और वही सरकार चलाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, लोग द्वारा रूलर्स इलेक्ट किया गया, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है उस देश के सभी लोगों का। समझ गए? डेमोक्रेसी में ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल द कंट्री, या पीपल हैव द फ्रीडम टू अपना व्यूज़ एक्सप्रेस करने का, ऑर्गेनाइज होने का, फिर प्रोटेस्ट करने का अगेंस्ट द गवर्नमेंट अधिकार था। अब हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं चैप्टर 2 में। इस क्वेश्चंस पे अब हम चैप्टर 2 में देखेंगे, और डेफिनेशंस के, डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस के बारे में, अदर फीचर्स के बारे में सीधा हम चैप्टर 2 में देखेंगे। अभी इसमें क्या पढ़ना है हमें, फिर द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारा मैप है आपको 1900 से 1950 में। 1900 से 1950 में कहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहा, ये आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये जो है, ये आपका कहाँ गया, हाँ 20th सेंचुरी। हाँ 20th century was full of the kind of stories we have read about, stories of transition to democracy, of challenges to democracy, of military coups, of struggle of the people to bring back democracy। या 20वीं सेंचुरीज में हम देखते हैं जो कैसे डेमोक्रेसी आया, मिलिट्री गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी आया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया स्ट्रगल्स करने के बावजूद। तो इस मैप में वही दिखाया गया है कि 1900 से 1950 के बीच कहाँ का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, कहाँ नहीं था। ओके, ये मैप आप लोग देख लीजिए, एक वर्ल्ड मैप, आप लोग एक वर्ल्ड मैप ले लीजिएगा, पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप। उसमें वर्ल्ड मैप में देखिएगा, और उसके बाद ये पढ़िएगा जो किस किस कंट्री में 1900 से 1950 के बीच डेमोक्रेटिक था। 1950 में तो था, बट 1900 में कहाँ नहीं था, फिर 2000 में कहाँ का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया, ये सब देख लेना। ठीक है, ये सब मैप्स आपके पास वर्ल्ड मैप होगा ना, तो उससे आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया, मतलब कि दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुका था। ठीक है, ये आपको मैप से दिख जाएगा। 20th सेंचुरी देख रहे हो ना आप, 20th सेंचुरी यही है, ये 1950 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1900 टू 1950 में। 1950 में देखो, देखने से ही आपको लग रहा है जो बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुका है, डेमोक्रेटिक बन चुका है कंट्री। 2000 तक तो और भी बहुत सारे और भी देशों में ये चले गया, मतलब कि डेमोक्रेसी आया। डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इट वाज एस्टैब्लिश फर्स्ट इन सम रीजन्स एंड देन स्प्रेड टू अदर रीजन्स। या डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कि एक्सपैंड कर रहा था तो पूरी दुनिया में फैल गया, कुछ रीजन्स हो गया फिर जाकर के दूसरे रीजन्स में गया। वाइल मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक टुडे, देयर आर स्टिल लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। या मतलब अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड जो डेमोक्रेटिक नहीं है। फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, फेजेस देखते हैं। तो शुरू में हम बिगनिंग देखते हैं। तो यू मे हैव रीड द चैप्टर ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। यू मे हैव रीड द चैप्टर ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के, हाँ हिस्ट्री बुक में आपने 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ताकि फ्रांस में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया जाए, सिक्योर किया जाए, वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, लोगों द्वारा रूलर्स को इलेक्ट किया जाए। तो पूरे 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी इन फ्रांस, पूरे 19th सेंचुरी में फ्रांस में कभी डेमोक्रेसी आता था और जाता था, मतलब बहुत बार रिस्टोर किया गया, बहुत बार मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हो गया वहाँ पे। हियर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड मेनी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस ने बहुत सारे स्ट्रगल को इंस्पायर किया। या फ्रेंच स्ट्रगल मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में जो फ्रांसीसियों ने स्ट्रगल किया था डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, डेमोक्रेटिक सरकार लाने के लिए 19th सेंचुरी के दौरान कितना स्ट्रगल किया, कितने बार डेमोक्रेसी ओवरथ्रो हुआ और कितने बार रीस्टोर्ड हुआ।
तो ये जो रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ था उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया, लोग उनसे इंस्पायर होने लगे, सभी देश उससे इंस्पायर होकर के अपने यहाँ डेमोक्रेसी लाने पे आतुर हो गए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए आतुर हो गए। ब्रिटेन में द प्रोग्रेस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन में प्रोग्रेस डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ही डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया था ब्रिटेन में, बट द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो थ्रू द 18th and 19th century सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स रिड्यूस द पावर ऑफ मोनार्की एंड फेडरल। लेकिन प्रोग्रेस इतना शुरू था, बहुत ज़्यादा स्लो था, मतलब 18th और 19th सेंचुरी में बहुत सारा ऐसा पॉलिटिकल इवेंट्स हुआ जिसके कारण वहाँ पे मोनार्की और फ्यूडल लॉर्ड्स का पावर घटा, बहुत सारे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। अराउंड द सेम टाइम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। अराउंड द ये ब्रिटिश कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में ही ब्रिटिश कॉलोनीज ने, नॉर्थ अमेरिका में जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज क्या होता है, तो जो ब्रिटिशर्स द्वारा जिस कंट्रीज़ पे कंट्रोल था, जिस कंट्री को कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश, जिस भी कंट्रीज़ को, जरूरी नहीं नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कहीं भी किसी कंट्री को कंट्रोल करते थे, वहाँ के सरकार को चलाते थे या उनको अपने ही दिशा निर्देश के अनुसार चलाते थे, उनका डोमिनेशन था, एक तरह से कह लो, डोमिनेशन मतलब प्रभुत्व, उनके ही अनुसार सारा चीज़ उस देश पे होता था, तो उसी को कॉलोनीज कहते थे। मतलब जो ब्रिटिश के अनुसार कंट्रोल किया जाता है, एक सिंपल में समझो तो नॉर्थ अमेरिका में जितने भी ब्रिटिश कॉलोनी उनको आज़ादी 1776 में मिल गया, मतलब वो लोग खुद को डिक्लेयर कर लिए इंडिपेंडेंट। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दिस कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म, हाँ ये कॉलोनीज, अच्छा 1776 में नॉर्थ अमेरिका की बहुत सारे कॉलोनीज अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिए और बाद में ये लोग कॉलोनीज साथ मिलकर के यूएसए बनाया। तो पता चल गया यूएसए कैसे बना। 1776 में जो ब्रिटिश कॉलोनी अपने आप को इन नॉर्थ अमेरिका अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए थे, वही लोग साथ आकर के यूएसए बनाए। दे अडॉप्टेड, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में अडॉप्ट किया, बट हियर टू द राइट टू वोट कुछ ही आदमी को मिला हुआ था, ठीक है। 19th सेंचुरी में स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ऑफन सेंटर्ड अराउंड पॉलिटिकल, तो 19th सेंचुरी में जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल हो रहा था, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे देश, उनका डिमांड दूसरा भी था। डेमोक्रेसी का मतलब उन लोगों का था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, कहने का मतलब अगर एक पार्टी है तो दूसरे लोगों को भी उस कंट्री में अधिकार होना चाहिए अपना पार्टी फॉर्म करने का, इलेक्शन लड़ने का, उनको आज़ादी मिलना चाहिए, बोलने का आज़ादी, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का आज़ादी, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का आज़ादी, न्याय मिलना चाहिए, न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो ये सब डेमोक्रेसी का एक तरह से मतलब था उस समय, 19th सेंचुरी के समय। पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, इस पे ज़्यादा, इसको अधिकतर लोग डेमोक्रेसी समझते थे। वैसे डेमोक्रेसी में ये तीनों चीज़ इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट इक्वालिटी, फ्रीडम, बट और भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लाइक अब पॉलिटिकल इक्वालिटी ही नहीं, इनकम इक्वालिटी भी होना चाहिए। इनकम इक्वालिटी का मतलब ये हुआ, जो ठीक है अगर एक मजदूर का इनकम कम है तो वो एक बड़े प्रोफेसर के बराबर तो उनका इनकम नहीं हो सकता है, बट उन दोनों की इनकम के बीच गैप कम होना चाहिए, इसको कहते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। और भी सोशल इक्वालिटी भी है, बहुत सारी चीज़ डेमोक्रेसी में आता है, बट 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी इन तीन ही चीज़ के से जाना जाता था ज़्यादातर, पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। और सबसे मेजर डिमांड ये था कि वोट देने का अधिकार सभी को मिले। मेनी यूरोपियन कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हो चुके थे, लेकिन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ कंट्री में तो उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। इन सम कंट्रीज ओनली पीपल ओइंग प्रॉपर्टी हैड द राइट, जिनको कुछ प्रॉपर्टी था वही वोट दे सकते थे। औरत को तो वोट देने का अधिकार भी नहीं था। यूएसए में ब्लैक्स को वोट देने का अधिकार नहीं था 65 तक। 65 के बाद वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आया। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये हुआ, जब एक कंट्री में सभी लोगों को, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरे हो, काले हो, किसी भी नस्ल के हो, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया है, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये आप एक तरह से याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है उसका याद रख लीजिएगा,
कब वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इस्टेब्लिश, लाइक यूएसए में 65 में हुआ, न्यूजीलैंड में 1890 में 3 में, श्रीलंका में 31 में हुआ, जर्मनी में, रशिया में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में। ये सब इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं ना उनका याद रख लीजिएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 1900 में न्यूजीलैंड ही केवल ऐसा कंट्री था। अच्छा 1900 में, यहाँ देखो 1893 में, 1900 में केवल न्यूजीलैंड ही ऐसा कंट्री था जो अपने सभी लोगों को, औरतों को, काले लोगों को, गोरे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया हुआ था। मतलब वहाँ के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था। But if you go back to the map, you can see many other countries are marked as democracy by the beginning of the 20th century. If you go back to the map, you can see many other countries are marked as by the beginning of 20th century. Yeah, बहुत सारे 20th century की शुरुआत तक तो बहुत सारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए थे, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं आया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी आ जाना एक इक्वालिटी है। ये क्या है? इक्वालिटी है। औरतों और मर्दों के बीच इक्वालिटी है, सभी रेस के लोगों के बीच इक्वालिटी है, सभी रंग, चाहे वो किसी भी कलर के हों, किसी भी नस्ल के हों, उनके बीच के इक्वालिटी को दर्शाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दीज कंट्रीज हैड बाय द गवर्नमेंट सेलेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मोस्टली मैन। उस समय मतलब कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग तक जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट तो किए जाते थे पीपल द्वारा, लेकिन मोस्टली इलेक्ट करने वाले में आदमी ही होता था, औरत ज़्यादा नहीं होती थी। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी शुरुआत में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में आया। अब हम देखते हैं एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का लिटरल मीनिंग होता है कॉलोनियलिज्म का उपनिवेशवाद। वही कॉलोनियलिज्म मतलब क्या? वही जो कॉलोनियलिज्म था ना ब्रिटिश का, जहाँ जहाँ कंट्रोल था। जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश का ही अगर किसी कंट्री के ऊपर कंट्रोल होगा तो वही कंट्री कॉलोनीज कहलाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कंट्रीज़ अगर किसी दूसरे कंट्रीज़ को कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है, तो वो कंट्रीज़ इस कंट्रीज़ का कॉलोनीज हो गया। जैसे मान लीजिए ए कोई कंट्रीज़ है, ये बी को, सी को, डी को कंट्रोल कर रहा है, तो ये बी, सी और डी ए का कॉलोनीज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यही कॉलोनियलिज्म का जो ये एक प्रोसेस ये ख़त्म कब हुआ। तो बहुत लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म रहा। मतलब कि बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ कॉलोनीज थे यूरोपियन नेशंस के वो कॉलोनीज थे, यूरोपियन नेशंस के कंट्रोल में थे। इसका मतलब पीपल ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैड टू वेज स्ट्रगल। या इन सारे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग काफ़ी स्ट्रगल करते थे अपने आप को इंडिपेंडेंस पाने के लिए। एंड दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर बट आल्सो विश टू चूज देयर फ्यूचर लीडर्स। वो केवल अपने कॉलोनियल मास्टर से ही दूर नहीं जाना चाहते, मतलब अपने जो भी उनको कंट्रोल करता था उससे इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। अपना फ्यूचर लीडर्स, अपने देश में सरकार भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और वो सरकार चलाने वाले उन्हीं की कंट्री का हो, उन्हीं में से कोई हो। मतलब कि वो खुद ही मिल करके सभी लोग मिल करके रूलर्स अपना इलेक्ट करना चाहते थे। आवर कंट्री वाज वन ऑफ द फ्यू, जैसे कि इंडिया भी उनमें से कोई है कि इंडिया भी कॉलोनीज था यूरोपियन नेशंस का, ब्रिटेन का। उसे 1947 में आज़ादी मिली, सभी को पता है। तो आवर कंट्री वाज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज वेयर पीपल कैरिड ए नेशनलिस्ट स्ट्रगल किया कंट्री को कॉलोनियल रूल से आज़ादी दिलाने के लिए। इनमें से बहुत सारे कंट्रीज डेमोक्रेसी हुए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। जैसे हमारा भी सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 45 में, इंडिया 47 में इंडिपेंडेंट हो गया। And embarked on its journey. It continues to be a democracy. Most former colonies did not have such बहुत सारे ऐसे फॉर्मर कॉलोनीज हैं जो कि डेमोक्रेटिक तो हो गए, डेमोक्रेसी तो उनके एस्टैब्लिश हो गया, डेमोक्रेसीज तो बन गए, बट फिर से वहाँ पे मिलिट्री द्वारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और मिलिट्री गवर्नमेंट का रूल आ गया। रूल क्या आ गया? एक तरह से वो डिक्टेटर होते थे। वो किसी भी दूसरे आदमी का दूसरे पार्टीज़ का बात सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। वो अपने हिसाब से ही उस देश पे चलाते थे मिलिट्री। जैसे घाना का केस ले लो, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री। ये पहला, द केस ऑफ घाना पहला ऐसा कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिसे इंडिपेंडेंस मिला था।
ब्रिटेन से। इनको 1957 में इंडिपेंडेंस मिल गया था, ठीक है। अब इट वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन इंडिया, इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जब ये इंडिपेंडेंट हुआ तो दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ भी काफ़ी इंस्पायर हो गए इनसे, वो भी इंडिपेंडेंस पाने के लिए स्ट्रगल करने लगे ब्रिटेन से। तो क्वान नक्रुमा, इसको एनक्रुमा कहा गया जाता है, क्वान एनक्रुमा सन ऑफ ए गोल्डन, ये गोल्ड स्मिथ के सन थे, एनक्रुमा गोल्ड स्मिथ के सन थे और ख़ुद भी एक टीचर्स थे। इन्होंने घाना के इंडिपेंडेंस के लिए, हिज कंट्री का मतलब समझ लीजिए कौन सा कंट्री, यहाँ पे घाना की बात हो रही है, ठीक है, घाना की बात हो रही है। सॉरी दोस्त, यहाँ लिखा नहीं रहा है, ये थोड़ा सा मोटा है इसलिए, बट घाना कंट्री की बात हो रही है। तो ये जो एनक्रुमा थे, एनक्रुमा ये गोल्ड स्मिथ के बेटे थे और ख़ुद भी एक टीचर थे। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया घाना को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद एनक्रुमा ही पहला प्राइम मिनिस्टर बना घाना का। वो जवाहरलाल नेहरू का बहुत अच्छा मित्र था। उसने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ को इंस्पायर किया, मतलब कि अफ्रीका के डेमोक्रेट्स के लिए, जो डेमोक्रेट्स कौन होता है, डेमोक्रेट्स मतलब कि जो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना, जो डेमोक्रेसी अपने देश में लाना चाहता है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना, उसके लिए इंस्पिरेशन बना। बट नेहरू के ठीक विपरीत यह पूरे जीवन भर के लिए प्रेसिडेंट रहा, लेकिन 1966 में उसे हटा दिया। किसने? तो मिलिट्री ने, मतलब फिर से मिलिट्री का सून आफ्टर 1966 ही वाज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश हो गया। घाना के ही तरह बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि डेमोक्रेसी तो बन गए, लेकिन आफ्टर गेनिंग डेमोक्रेसी हैड ए मिक्स्ड रिकॉर्ड मतलब कि ये हुआ कि डेमोक्रेसी बनने के बावजूद भी वो मिलिट्री के या किसी अदर के इन्फ्लुएंस में आ गए। वहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार को ओवरथ्रो कर दिया जाता था और मिलिट्री अपना शासन स्थापित कर लेती थी, अपना कंट्रोल करने लगती थी। तो बहुत सारे ऐसे देश हुए। फॉर्चुनेटली हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश एक बार इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद किसी के भी कंट्रोल में, मिलिट्री तो छोड़ दो, किसी भी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ के भी कंट्रोल में, शासन में, इन्फ्लुएंस में, डोमिनेंस में नहीं आया। थैंक्स। आज यहीं तक, और जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।